दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से टीजीटी की तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 3 महीने के आसपास का समय है, और इस 3 महीने में ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी भी करनी है, सिस्टमेटिक ढंग से करनी है। पूरे कोर्स को आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि पिछले साल 2021 में जो पेपर आया हुआ था, उसी हिसाब से इस साल भी पेपर रहना तय है। कारण ये कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। जब इंटरव्यू नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि पेपर का स्तर कुछ ज़्यादा अच्छे लेवल का होगा। ठीक है ना? तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे आपके अपने इस चैनल से लगभग पूरा कोर्स का तैयार करवा दिया गया है, और सारा का सारा वीडियोज़ प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट के बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं। उस फ़ोल्डर में 5-6 फ़ोल्डर मिला करके करीब आपको 250 से ऊपर 300 के आसपास वीडियो मिलेगा। आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी वहाँ बहुत सारा पड़ा हुआ है। समय समय पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी मतलब आपके सामने लाता रह रहा हूँ, जिससे कि ये हमें लग रहा है कि नहीं, ये ज़रूरी है प्रेजेंट टाइम में। बदलते हुए परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए जो लग रहा है कि काफ़ी अच्छा चीज़ है और आपको देना ज़रूरी है, इसलिए मैं समय समय पर वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराता चल रहा हूँ। ठीक है ना? तो कुल मिला जुला कर मस्त होकर के, एकदम चिंता मुक्त होकर के तैयारी करते चलिए। अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, भाग्य को अभी किनारे करिए। जब कर्म बेहतर हम लोग करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ देना शुरू कर देगा। तो इसलिए पहले कर्म पर विश्वास करना पड़ेगा। अच्छे ढंग से तैयारी करिए। आज आपके सामने मैं फिर एक बार महत्वपूर्ण कथनों को लेकर के आया हूं, क्योंकि और सारी चीज़ें तो लगभग मिल जाती हैं बहुत सारी बुक्स में, लेकिन कथन नहीं मिल पाता। इकट्ठा कथन अगर ढूंढा जाए तो मिल नहीं पाता है। तो ये मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं थोड़ा सा मेहनत करके इसको सर्च करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो इसमें से कथन जो भी है, विशेष करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे ज़्यादा कथन है। इसके बाद और भी आलोचकों का कथन भी आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा कथन है, इसलिए मैं वीडियो को 2 भाग में करूँगा। ठीक है ना? ताकि आपको बोरिंग ना महसूस हो, और छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको लिख करके या फिर ऐसे ही तैयारी करना है तो आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, और अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? आप देख रहे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। कहाँ से है? देखिए, अब आपको बदलते हुए परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि डीपली अध्ययन आपको करना पड़ेगा। हो सकता है यह कथन आपको याद हो, लेकिन किस पुस्तक से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है, या कब यह प्रकाशित हुआ था, इतना डीपली आपको जाना पड़ेगा। तो अब जिसे देखिए, रसज्ञ रंजन से ये लिया गया है। ठीक है ना? और 1920 का है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1920 रसज्ञ रंजन से में यह कथन है। ठीक है? चलिए। किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। यह कथन है श्याम सुंदर दास का, और रूपक रहस्य से ये लिया गया। किससे लिया गया है? रूपक रहस्य से लिया गया है ये। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कथन है, हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। बहुत अच्छा कथन है, और यह परीक्षा में पूछा भी जाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चिंतामणि भाग 2 से यह लिया गया है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि चिंतामणि भाग 2 का यह कथन है। आगे देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? तो यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो रस मीमांसा से लिया गया है। रस मीमांसा से लिया गया यह कथन है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। ठीक है ना? तो काव्य के लक्ष्य की बात यहाँ बताई गई है, काव्य प्रयोजन की बात यहाँ बताई गई है
कि सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। और यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और काव्य में प्राकृतिक दर्शन से यह लिया गया कथन है। ठीक है, आगे देखिए। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और यह हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह कथन, इस कथन का उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये यानी घनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा को उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। ठीक है ना। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और यह भी हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। तो शुक्ल जी के लगभग बहुत सारे कथनों को आपके सामने मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा है कि शायद इसके बाहर कहीं ना जाए। आपका जो कथन जो यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जो पूछा जाए शायद इसके बाहर ना जाए, ऐसा मुझे मतलब पूरा विश्वास है। आगे देखिए। इनका सा यानी कि देव कवि सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में से बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इनमें संदेह नहीं। यानी कि यह देव के बारे में कहा गया है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। आगे देखिए। कामायनी में उन्होंने यानी प्रसाद ने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया। यह किसका कथन है? यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और यह भी हिंदी साहित्य के इतिहास से उद्धृत है, उससे लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। बहुत अच्छा कथन है ये भी। और यह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और हिंदी साहित्य के इतिहास में ही यह कहा गया है। आगे देखिए। कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है। कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कहाँ से लिया गया है यह स्पष्ट नहीं है। अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जब उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। तो जहाँ हृदय हो, भाव हो, ऐसा कुछ जो कथन होता है यह आप खूब बढ़िया समझ लीजिए। ये ज़्यादातर कथन आपका होता है इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है ना, तो इसको ध्यान देंगे आप। यह भी आचार्य शुक्ल का ही कथन है। संगीत को काव्य और काव्य संगीत ये तो हो चुका है। आगे देखिए। यथार्थवाद की विशेषता में प्रधान है। यथार्थवाद की विशेषता में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। यह कथन किसका है? यह कथन जो है कि प्रसाद जी का है, यानी जयशंकर प्रसाद का है ये। ठीक है ना। आगे देखिए। यथार्थ में स्वभावतः दुख ही प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है। यह भी कथन जो है किसका है? जयशंकर प्रसाद का है कि यथार्थ में स्वभावतः दुख ही प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है। आगे देखिए। अगला है कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता। बहुत अच्छा कथन है और यह जैसा कथन है शायद ये पूछा भी जा सकता है परीक्षा में, काफ़ी संभावना लग रहा है कि कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है, यानी कह रहे हैं कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु जीवन संग्राम के काम नहीं आता। क्या? कविता। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट लग रहा है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यह कथन है, अलग हट करके कथन लग रहा है ये। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। बहुत अच्छा कथन है भी। महादेवी वर्मा का कथन है ये। किसका है? महादेवी वर्मा का ये कथन है। ठीक है ना।
कि सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत रहता है। आगे देखिए, राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है, उसका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। यह किसका कथन है? यह मुक्तिबोध का कथन है। ठीक है ना। बहुत अच्छा अच्छा कथन आपके सामने है और आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी अच्छा अच्छा कथन आपके सामने आ रहा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप निरंतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि यह मिल सकता है, यह परीक्षा में आ सकता है, कारण है कि छोटे छोटे कथन परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो अलग हट करके होते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इम्पोर्टेंट लग रहा है। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है ये, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। आगे देखिए, मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भी भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी है। मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भी भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी है। यह कथन है किनका? बाबू गुलाब राय का। किनका कथन है? बाबू गुलाब राय का कथन है और अध्ययन और आस्वाद से यह लिया गया कथन है। इनकी एक रचना है, ग्रंथ है, अध्ययन और आस्वाद, उससे ये लिया गया कथन है ये। आगे देखिए, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेयरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह भी कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है। और किससे लिया गया है? सिद्धांत और अध्ययन से यह भी लिया गया है। ठीक है। आगे देखिए, दमित प्रवृत्तियों के उदात्तीकरण द्वारा ही मनुष्य स्थूल पशु चेतना से ऊपर उठा और मानव में काव्यात्मक सौंदर्य चेतना तभी जगी, किसी दूसरे कारण से नहीं। यह भी कथन बहुत बहुत अच्छा है और देखा परखा इनकी रचना है। किनका? इलाचंद्र जोशी का। इसी से लिया गया है, ये देखा परखा से लिया गया है, इलाचंद्र जोशी का ये कथन है। छायावाद और ग्रामीण बोलियों के नए गीत एक ही रस परिवार के से हैं, सहोदर हैं। इन गीतों से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद फीका लगने लगा है, दोनों बासी हो गए हैं। ताजगी की दृष्टि से नए गीत ही नई कविता है। यह कथन है पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी का और ये वृत्त और विकास से लिया गया है। वृत्त और विकास इनकी एक रचना है, उसे लिया गया यह कथन है। साहित्य मानव जीवन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कहाँ से लिया गया है? साहित्य सहचर नामक इनका जो रचना है, इससे यह लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कविता को जीवन तक पहुंचाने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूं। यह मस्तिष्क नहीं, हृदय की राह है। यह कथन किसका है? यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर का और कहाँ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर नामक निबंध से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कला समाज के अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रामाणिक करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन किसका है? यह अज्ञेय का है और यह त्रिशंकु से लिया गया है। बहुत अच्छा कथन है, अलग हट करके है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। त्रिशंकु से लिया गया अज्ञेय जी का कथन है ये। अगला देखिए, कला और विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व की नहीं है। निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की ही होती है। यह कथन किसका है? तो मित्रों, यह कथन है रामविलास शर्मा का और कहाँ से लिया गया है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं से यह कथन लिया गया है।
आगे देखिए, शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है, हिंदी जनपदों के इतिहास का सामंत काल है, वीरगाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान है, पूर्व मध्यकाल रीतिकाल यानी रीतिवाद का द्वितीय उत्थान है। इस तरह का कथन कहने वाले कौन है? आचार्य शुक्ल जी के ये प्रति जो है तो रामविलास शर्मा का है ये कथन। और यह हिंदी जाति की समस्या नामक निबंध से यह लिया गया है, इनकी रचना से लिया गया है। आगे देखिए, सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण तो कलाकार को अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। आलोचक की आस्था के प्रति की महत्वपूर्ण एक रचना है, आलोचक की आस्था, उसी से लिया गया है कि सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। आगे देखिए, आगे है अगला, डॉक्टर नगेंद्र का ही है, ये भी कथन है। रस एक व्यापक शब्द है, वह विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयुक्त, अस्थाई अर्थात परिपाक अवस्था का ही वाचक नहीं, वरन उसमें काव्यगत संपूर्ण भाव संपदा का अंतर्भाव है। यह कथन भी किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। और कहाँ से लिया गया है? यह रस सिद्धांत से लिया गया है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो है ये कथन है। अब इसका आगे का भाग मैं दूसरे वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो 15 मिनट से कुछ ज़्यादा हो गया, 16 मिनट से कुछ ज़्यादा हो गया है, तो आपको शायद बोरिंग महसूस होने लगा, इसलिए आज इतना ही। इसके बाद फिर इंतज़ार करिएगा, फिर अगला भाग आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि यह लाभ जो है कि उनके तक मिले। क्योंकि हम लोग का उद्देश्य ये होना चाहिए कि सर्व सुखाय सर्व हिताय, मतलब ये हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।